नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी पुनः एक बार आप सभी विद्यार्थी मित्रों का और अभिभावक मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय लेकर पुनः मैं आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कर, सब्सक्राइब कर, अधिक से अधिक अपने अपने ग्रुप के अंतर्गत शेयर करना ना भूलें। नए लेसन की शुरुआत करूं उससे पहले आइए मिलकर एक सुंदर सा सुविचार देखते हैं। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। अर्थात कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए हमें इंतज़ार करना नहीं चाहिए। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसी सुंदर सी प्रार्थना के साथ एक नए लेसन की शुरुआत हम करने जा रहे। लेसन नंबर 2। पहला लेसन हम लोगों का अगले वीडियो के अंतर्गत पूरा हो गया था, जिसके अंतर्गत मैंने आप कुछ लोगों को होमवर्क भी दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। दूसरा लेसन है जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, हस्तकला और ललित कला। काफ़ी लंबा चौड़ा लेसन का नाम है और लेसन भी काफ़ी लंबा चौड़ा है पर सरल लेसन है। लेसन का जो मूल है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भों में ही है। परंपरा क्या है, कलाएं क्या होती है, कला किस प्रकार कार्य करती है, भारत की कितनी कलाएं, कलाओं के अंतर्गत एक एक कलाओं का परिचय इस लेसन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की जानकारी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पर पहला जो आप लोगों का मुद्दा है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत का है। और विरासत का अर्थ आप लोगों को भी पता है कि भाई भारत की सांस्कृतिक विरासत का अर्थ होता क्या है, कि भाई सांस्कृतिक विरासत अर्थात क्या, तो कि भाई हम लोगों ने अपनी बुद्धि, कला, कौशल्य और जानकारी के द्वारा जो कुछ भी सर्जित किया है, जो कुछ भी प्राप्त किया, उसे सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। जो हम अगले लेसन के अंतर्गत पढ़ गए हैं कि मनुष्य अपनी बुद्धि, कला, कौशल्य और जानकारी के द्वारा जो कुछ भी सर्जित करता है उसको सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। अब लेसन का जो पहला पैराग्राफ है पेज नंबर 8 पर, उसके अंतर्गत पहला मुद्दा आप लोगों का है विरासत। अब विरासत के बारे में सामान्य रूप से विरासत अर्थात क्या, तो कि पूर्वजों के द्वारा जो कुछ भी मिला है। पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विरासत के मुख्य 2 प्रकार है। एक भौतिक विरासत और नंबर 2 जैविक विरासत। अर्थात यहाँ पर
जो विरासत के अलग अलग स्वरूप है, हमने आगे के लेसन के अंतर्गत विरासत के 2 प्रकार और देखे थे, सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक विरासत। यहाँ पर भी हम विरासत के 2 प्रकार देख रहे हैं, भौतिक विरासत और जैविक विरासत। इन दोनों प्रकारों के अंतर्गत बारी बारी से यदि परिचय प्राप्त करें तो सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का भौतिक विरासत। होता क्या है सर भौतिक विरासत? तो पेन उठाइए और आप लोग पहले तो परिभाषा नोट डाउन कर लीजिएगा कि माता पिता के द्वारा बालक को जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे भौतिक विरासत कहते हैं। पुनः एक बार, माता पिता के द्वारा बालक को जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे भौतिक विरासत कहते हैं। सर क्या क्या आता है भौतिक विरासत के अंतर्गत? तो ज़मीन है, जायदाद है, घर है, मकान है, सोना है, चांदी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अर्थात यदि आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को पता होगा कि भाई जैसे मानो कि दादाजी का जो मकान था या दादाजी की जो ज़मीन है वो उनको मिली है, या तो दादाजी की जो जायदाद थी वो उनको मिली है, या तो गांव में जो पुराना मकान है उनको मिला है, ये सब एक प्रकार की भौतिक विरासत मानी जाती है। और आप लोगों की पीढ़ी को हो सकता है कि ज़मीन जायदाद तो मिले ही मिले, लेकिन हो सकता है कि साथ में सोना चांदी वगैरह भी यदि मिलता है तो उसको भौतिक विरासत का नाम दिया जाता है। उसी क्रम में दूसरा जो टॉपिक है विरासत का, जिसका नाम है जैविक विरासत। जैविक विरासत की परिभाषा भी आप लोगों को समझनी रहेगी कि बालक को जन्म के साथ, आपकी किताब में भी ये दोनों परिभाषाएं दी हुई है, पर सरलता के हेतु थोड़ा बहुत देख लीजिएगा कि बालक को जन्म के साथ माता पिता के द्वारा जो भी शारीरिक या मानसिक लक्षण प्राप्त होते हैं उसे जैविक विरासत कहते हैं। पुनः एक बार, बालक को जन्म के साथ माता पिता के द्वारा जो शारीरिक का मतलब क्या होता है? किसी की नाक दादाजी की जैसी है, किसी का मुंह मम्मी की जैसा है, किसी का शरीर मानो के पापा के जैसा है, तो ये सब शारीरिक। और मानसिक मतलब किसी की याद शक्ति, किसी के रिवाज परंपरा, ये सबको, या तो ये जो भी लक्षण है उसको जैविक विरासत कहते हैं। सर कैसे? तो उसमें लिखा है कि संस्कार है, रिवाज है, परंपरा है, दिखावा मतलब नाक, मुंह, चेहरा, गाल, आँखें, ये सब शरीर हमारे पूर्वजों के किसी न किसी के साथ हमारा मिलता जुलता है तो उसको जैविक विरासत कहते हैं। अर्थात 2 विरासत हुई, एक भौतिक, अगर संपत्ति प्राप्त होती है तो भौतिक, और संस्कार प्राप्त होते हैं या लक्षण प्राप्त होते हैं तो वो जैविक विरासत कहा जाता है। अर्थात इस प्रकार विरासत के 2 प्रकार है, भौतिक विरासत और जैविक विरासत। 2 अंकों में पूछे तो सरलता से 4 मुद्दे में आप लोग इसको लिख सकते हो। आगे का टॉपिक आप लोगों के दूसरे पैराग्राफ के अंतर्गत और तीसरे पैराग्राफ में आप लोगों को मिल जाएगा पेज नंबर 8 के ऊपर, कि भारत की कुल कलाएं। अर्थात कला का मतलब होता है एक प्रकार की हमारे में जो विशेषता है उसको कला कहते हैं। तो वो कलाएं कितनी भारत की कुल? तो पहला मुद्दा MCQ के तौर पर यदि आप लोगों को पूछा जाए कि भारत की कुल कितनी कलाएं है तो आपका उत्तर रहेगा 64। अंडरलाइन कर लीजिएगा, टिक मार्क कर लीजिएगा कि भारत में कुल कितनी कलाएं है, तो आपका उत्तर रहेगा भारत में कुल 64 कलाएं मानी जाती है। ये 1 अंक का हुआ। अगर 2 अंकों में पूछे तो कलाओं के नाम भी आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसे तो 64 कलाओं के नाम लिख सकते हो, पर आपकी सुविधा और सरलता के तो आपको कम से कम 10 से 12 नाम लिखने रहते हैं। जिसकी मैं बात करूँ तो जिसमें हस्तकला 2, ललित कला 3, संगीत कला 4, चित्रकला 5, कला बंतु या हुनर जिसको आप कढ़ाई बुनाई कला कहते हैं, चित्रकला, नाट्य कला, नृत्य कला, मिट्टी कला, कढ़ाई बुनाई कला, जरी कला, योग कला वगैरह वगैरह वगैरह। इसके अलावा मिट्टी कला है, चर्म कला है, बहुत सारी कलाएं हैं, काष्ठ कला है वगैरह का नाम भी आप लोग लिखोगे और लेसन के अंतर्गत हम लोग इनके बारे में पढ़ने वाले भी है। अर्थात भारत की कुल 64 कलाएँ हैं, जिसमें ललित कला, संगीत कला, चित्रकला, नाट्य कला, नृत्य कला, मिट्टी कला वगैरह का समावेश होता है।
इसी क्रम में हम पहली कला का परिचय प्राप्त कर रहे, पेज नंबर 8 पर मिट्टी कला। क्या होता है मिट्टी कला? 2 अंकों में पूछा गया बोर्ड का सवाल है, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले उसकी परिभाषा देना चाहूँगा कि जिस कला का निर्माण मिट्टी का उपयोग करके किया जाता है, पुनः एक बार, जिस कला का निर्माण मिट्टी का उपयोग करके किया जाता है उसे मिट्टी कला कहते हैं। परिभाषा हुई, परिभाषा लिखोगे तो कम से कम आपको 1 अंक तो मिलना ही है। मुद्दे तो बहुत सारे लिखने पड़ते हैं, लेकिन परिभाषा लिखते तो 1 अंक मिलता है। 4 मुद्दे कम से कम लेकर चलिएगा। नंबर 2, क्या क्या बनता है सर उसमें से मिट्टी कला के द्वारा? तो कि खिलौने हैं, मटके हैं, कुल्हड़ है, दिए है, मिट्टी के चूल्हे हैं, गांव में देखे होंगे, अनाज भरने की कोठिया है, कोठार वगैरह वगैरह वगैरह। पुनः एक बार, मिट्टी कला में खिलौने, मटके, कुल्हड़, दिए, मिट्टी के चूल्हे, बर्तन, अनाज संग्रह की कोठिया वगैरह 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 बनाया जाता है। नंबर 3, मिट्टी कला का जो ये संग्रह या तो जो मिट्टी कला में से वस्तु बनती है उसका उपयोग तो कि पानी, दूध, दही, घी जैसे द्रव पदार्थ भरने के लिए अथवा बर्तन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी कला का उपयोग अधिकतर पानी, दूध, दही, घी जैसे जो द्रव पदार्थ है उसको भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बर्तन के रूप में। और पूरे भारत में सबसे अधिक अगर किसी प्रदेश की मिट्टी कला प्रसिद्ध है तो गुजरात और राजस्थान में भी खासकर कालीबंगान और टेराकोटा की जो मिट्टी है उनकी मिट्टी कला काफ़ी प्रसिद्ध कला मानी जाती है। एक बार पुनः, जिस कला का निर्माण मिट्टी का उपयोग करके किया जाता है मिट्टी कला, जिसमें खिलौने, मटके, कुल्हड़, मिट्टी के चूल्हे, अनाज संग्रह की कोठिया, कोठार वगैरह बनते उपयोग दूध, घी, पानी, दही वगैरह भरने के लिए। गुजरात और राजस्थान की मिट्टी कला काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, उसमें भी राजस्थान का कालीबंगान श्रेष्ठ माना जाता है। और एक मुद्दा जो 5वां मन से लिख सकते हो कि मिट्टी कला के साथ जुड़ी हुई जाति कौन सी जाति? प्रजापति कुम्हार जाति जो होती है वो मिट्टी कला के साथ जुड़ी हुई जाति मानी जाती है। उसी क्रम में पेज नंबर 9 पर आप लोग आ जाइएगा। बुनाई कला। बुनाई कला एक प्रकार की हस्तकला है, फिर भी उसकी परिभाषा सर क्या होती है तो थोड़ा देखिएगा। 9 नंबर पेज पर दी है कि रुई की पुनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठ कर मतलब उसमें जो उसको अपन वो चढ़ाते हैं, वड़ चढ़ाते हैं, उसको ऐंठ कर बोलते हैं। रुई की पुनी में से रेशों को खींचने के साथ ऐंठ कर लंबा धागा बनाने की कला को कताई और उनमें से जो रंग बिरंगी धागा के द्वारा वस्त्रों पर अलग अलग कला तैयार की जाती है उसको बुनाई कला कहते हैं। बहनों को तुरंत पता चल जाएगा। और अगर पेज नंबर 9 पर आप लोग हो तो नीचे आप लोगों को गलीचे का, साड़ी कान वगैरह चित्र दिया है, इससे आपको पता चल जाएगा कि कापड़ पर की जाने वाली डिज़ाइन। इन शॉर्ट इसका उत्तर लिखना हो तो कापड़ पर की जाने वाली डिज़ाइन अर्थात बुनाई कला। प्राचीन समय से ही भारत वस्त्र विद्या की बुनाई कला में विश्व प्रसिद्ध है। ये बुनाई कला कोई आजकल की बात नहीं है, प्राचीन समय से भारत विश्व प्रसिद्ध इस कला में माना जाता है। क्या क्या प्रसिद्ध है? 2 अंकों में पूछा गया सवाल बता रहा हूँ कि भारत की बुनाई कला में क्या क्या प्रसिद्ध है। तो ढाका का मलमल, ध्यान दीजिएगा, ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, पर मैं जिस भारत की बात कर रहा हूँ वो प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। और उस समय प्राचीन भारत के अंतर्गत बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत में थे, और इसलिए ढाका का मलमल, कश्मीर के गलीचे, पाटन का पटोला, कांजीवरम और बनारस की साड़ियाँ और राजस्थान की बांधनी, ये हाथ बुनाई और कढ़ाई बुनाई के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। क्या क्या प्रसिद्ध है? पुनः एक बार, ढाका का मलमल, कश्मीर के गलीचे, पाटन का पटोला, कांजीवरम की और बनारस की साड़ियाँ और आपका फेवरेट राजस्थान की बांधनी आप लोगों ने ज़्यादातर देखी होगी। एक कढ़ाई बुनाई कला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। उसी में गुजरात की यदि कढ़ाई बुनाई कला की बात करूं तो गुजरात में सोलंकी युग की समय में कढ़ाई बुनाई कला को स्वर्ण युग, ये MCQ उत्तर है कि गुजरात में कौन सा युग स्वर्ण युग कढ़ाई बुनाई कला का माना जाता है, तो आपका उत्तर रहेगा सोलंकी युग।
क्योंकि गुजरात में और पूरे भारत में इस कला का सबसे अधिक विकास यदि किसी राजा ने किया तो सोलंकी वंश के राजा सिद्धराज जयसिंह सोलंकी के द्वारा सबसे अधिक इस कला का विकास किया गया। सिद्धराज जयसिंह के समय में पाटन गुजरात की राजधानी थी और पाटन के अंतर्गत बनने वाला जो पटोला है वो गुजरात की कारीगरी लगभग 850 वर्ष पुरानी है। MCQ के तौर पर कि पाटन के पटोला बनाने की जो परंपरा है वो लगभग 850 वर्ष जितनी पुरानी कला मानी जाती है। पटोले की कला अटपटी है। अटपटी मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, ये जटिल है और समय लेने वाली। ये कोई भी व्यक्ति इसका निर्माण नहीं कर सकता। वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो एक एक पटोला 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक की कीमत में बिकते हैं। ये कोई फेंकने के लिए नहीं, पर रियल पटोले की कीमत इतनी मानी जाती है। ये कढ़ाई बुनाई कला आज कुछ मर्यादित कारीगरों के पास ही है, मतलब हर कोई पाटन का पटोला निर्मित नहीं कर सकता। ये कुछ एक गिने चुने कारीगरों के द्वारा ही बनाया जाता है। पाटन में बनने वाला ये जो रेशमी वस्त्र होता है उसको लोग पटोला कहते हैं। पोटला नहीं लिखना है, पटोला लिखना है, थोड़ा देखिएगा। पाटन में बनने वाला रेशमी वस्त्र को पटोला कहते हैं। पटोले को दोनों इसकी विशेषता है कि पटोले को दोनों तरफ से पहना जा सकता है, इसलिए उसको बेवड़िक्त कहते हैं। अलग से 2 अंकों में पटोले का प्रश्न पूछे तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि अटपटी और समय लेने वाली कला, कढ़ाई बुनाई कला, कुछ मर्यादित कारीगर, इसकी परिभाषा और इसको बेवड़िक्त के नाम से पहचाना जाता। बेवड़िक्त मतलब दोनों तरफ से पहना जा सकता है। पटोले के लिए एक कहावत है, कहा जाता है कि पटोला कई वर्षों तक फटता नहीं है। इसका कपड़ा इतना स्मूथ और मजबूत आता है कि कई वर्षों तक फटता नहीं है और उसका रंग भी जाता नहीं है। इसलिए गुजराती एक कवि ने बहुत सुंदर पटोले के बारे में कहा है कि पड़ी पटोले भात फाटे पर फीटे नहीं, अर्थात पटोले पर एक बार जो डिज़ाइन हो गई वो फट जाएगी पर मिट नहीं सकेगी। पुनः एक बार वो डिज़ाइन जो एक बार हो गई वो कपड़ा फट जाएगा पर वो डिज़ाइन नहीं जाएगी। इतनी मजबूत डिज़ाइन इसके ऊपर की जाती है। इस प्रकार यह कला भारत की सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है। अंत तक आप लोगों के द्वारा इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यदि वीडियो से रिलेटेड या तो मुद्दों से रिलेटेड या तो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड कोई भी मन में उलझन हो, प्रश्न हो, कोई तकलीफ़ है तो मैं हर्षद जानी, मेरा नंबर है 9825581539। इस नंबर पर आप विषय को लेकर, SS विषय को लेकर कोई भी प्रकार की क्वायरी, कोई भी उलझन, कोई समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।